नमस्कार साथियों। आज शिक्षक बहाली के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ग 6 के इतिहास की पुस्तक अतीत से वर्तमान के संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा हम आज के सेशन में करने जा रहे हैं। आप सभी साथियों से निवेदन कि इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथी लाभान्वित हो सके। तो आज का पहला प्रश्न, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो ये कार्बन 14 पद्धति विधि द्वारा करते हैं, आप सभी जानते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो पर्वत अलग करती है उसका नाम विंध्य पर्वत है। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कोल्डिहवा से। और आगे यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित है कि क्षेत्र के विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो मगध क्षेत्र में। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को में विभाजित किया जा सकता है, तो 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होता है और ब्रह्मगिरी के क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। तो इस तरह से पहला अध्याय को हमने कवर कर लिया और इसके कुछ अंतिम बिंदु को देख रहे हैं जो सुमेलित करना है। तो खासी जो है एक प्रकार की जनजाति है। मगध जानते हैं कि प्रथम बड़ा साम्राज्य था। महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत में पाई जाती थी और चौपानी मांडो, वहाँ से अनाज का प्रमाण मिला है। साथियों आगे बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक मानव के निशान किस राज्य में सबसे अधिक मिला है? तो वो मध्य प्रदेश है। प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ से बने होते? तो वो पत्थर से बने होते थे। प्रारंभिक मानव की बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो आपको मालूम होगा कि ये बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है पैसरा। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? सभी जानते हैं, 3 भागों में। फिर यहाँ भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा गुफा था। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नाच करते थे। चित्र के साथ वो लोग नृत्य भी करते थे, नाच भी करते थे। 14,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। और यहाँ पर अगर कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल की बात कर लेते हैं जहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है, तो गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी मेहरगढ़ पाकिस्तान से। चावल, जानवर की हड्डियाँ कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिला है। चावल, जानवर की खूर के निशान मेहरगढ़ से मिले हैं। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी ये सब बुरजहोम कश्मीर में मिला है। गेहूँ, चना, जौ चिरांद बिहार में भी मिला है। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर ये पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में इन चीज़ों के अवशेष मिले। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फिर से। सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? आप सभी जानते हैं, कुत्ता। गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से। चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है? तो कोल्डिहवा से। फिर यहाँ सुमेलित करने की बात हो रही है। चिरांद जो स्थल है वो बिहार में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुरजहोम कश्मीर में है और कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के आसपास है। इसमें यहाँ जो हड़प्पा के नगरों की स्थिति को दर्शाई गई है, इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नगर है, खोज करता है, वर्ष है और नदी तट है। किस नदी के तट पर वो नगर है? तो पहला हड़प्पा की खोजकर्ता दयाराम साहनी है, 1921 में होती है और रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, वर्ष 1922, नदी तट सिंधु। कालीबंगा ब्रजवासी लाल, 1961, घग्गर नदी के तट पर। लोथल खोजकर्ता रंगनाथ राव, वर्ष 1954, भोगवा नदी के तट पर। धौलावीरा RS बिष्ट, 1989-90 में इसकी खोज होती है। नदी का उल्लेख नहीं है, हो सकता है कि ये जो नदी हो वो अभी वर्तमान में ना हो। उसके बाद चन्हूदरो जो गोपाल मजूमदार उसकी खोज करता है, 1931 में सिंधु नदी का तट है। रंगपुर माधो स्वरूप वत्स, 1931 से 53 में और ये मादर नदी के तट पर है। तो इस तरह से हमने इसको कवर किया, जो हड़प्पा स्थल था उसके खोजकर्ता और किस वर्ष इसकी खोज हुई। फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, ये सब है, हस्तिनापुर नहीं है। किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो लोथल से। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो ग्रामीण जीवन, क्योंकि वो शहरी जीवन था इसलिए ग्रामीण जीवन इसकी विशेषता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में हुई थी। महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। यहाँ सुमेलित करने के लिए दिया है, इसको देखते हैं। सोना
जो हड़प्पा कालीन लोग सोना मंगाते थे कर्नाटक से, फिरोजा मंगाते थे मध्य एशिया से, चांदी ईरान से मंगाते थे, और सीपियाँ समुद्री जो चीज़ होती थी, वो पत्थर जो होते थे, वो गुजरात से मंगाते थे। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ है वैदिक साहित्य से कि वेद 4 है, ब्राह्मण 9 है, आरण्यक की संख्या 6 है, प्रारंभिक उपनिषद 13 थे, कुल उपनिषद 108 है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि आर्य कौन थे, इस पर प्रकाश डाला गया है। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है, और उन्होंने जो पश्चिमोत्तर भारत में व्यक्तियों के समूह रहते थे, संस्कृत उनका मूल भाषा था और उनके द्वारा जो संस्कृति निर्मित की गई वो वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अभी सेशन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ और तथ्य। सप्त सैंधव, तो सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां सतलज, ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी तथा सरस्वती दुष्दती नदियों का क्षेत्र, ये क्षेत्र सिंधु और उनके सहायक नदियों का क्षेत्र जो था वो सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाते थे। गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसे गंगा यमुना दोआब कहा जाता है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब का जो क्षेत्र पाया जाता है वो गंगा यमुना का दोआब पाया जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश की का अधिकांश हिस्सा। अब यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 4। पुरुष सूक्त किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अब खाली स्थान को बढ़ते हैं। आर्यों का विस्तार बिहार के गंडक नदी तक था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक आर्य जौ अनाज पैदा करते थे। इनाम गांव ताम्रपाषाण बस्ती है। वैदिक कबीले के प्रधान को राजन कहा जाता था। फिर आगे बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है, अंग। राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था, तो 6ठा हिस्सा। मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी, तो अजातशत्रु की राजधानी राजगृह थी। मगध में कौन गणराज्य था, लिच्छवी। खाली स्थान को भरने की बात हो रही है, तो अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। इसके अतिरिक्त पाटली ग्राम की स्थापना उदयन ने की। नंद वंश के शासक धनानंद के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। लिच्छवी बज्जी संघ का एक गण था। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते तो साथियों आप यहाँ देख रहे हैं तस्वीर में, ये सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप है जिसे आप देख सकते हैं, और नीचे ये महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये सांची का स्तूप और महात्मा बुद्ध का उपदेश। अब इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। महावीर ने कब निर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था, तो 468 ईस्वी पूर्व में। जल मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो जल मंदिर पावापुरी में है। अब जो खाली स्थान है उसको देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह घटना क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। नचिकेता की कहानी उपनिषद अर्थात कठोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों में कठिन विषयों पर चर्चा मिलती है। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। बौद्ध और जैन संघों के अनुयायी भीख मांग कर खाते थे। यहाँ सुमेलित करने के लिए है तो बोधगया क्या है, बोधगया महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल है। गार्गी एक उस समय की प्रमुख स्त्री विचारक थी। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। विचारों का संकलन उपनिषद में है, और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जिसमें वर्ग 6 के अतीत से वर्तमान के सभी तथ्यों को समेटा गया है। आप अंत तक इसे जरूर देखें। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था, तो मगध का। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया, तो महात्मा बुद्ध के। अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च अधिकारी होता था अमात्य। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया, तो वो कलिंग का युद्ध था। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब यहाँ जो सही और गलत का पहचान करना है तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने
आने का मार्ग था। सही बात है, सत्य कथन है। सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तकों में लिखवाए थे, नहीं, गलत है। उन्होंने अभिलेख बताया था, पूरा लेख स्तंभ लेख बनाए थे, पुस्तकों में नहीं लिखवाए थे। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम नहीं बल्कि उड़ीसा का प्राचीन नाम है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अशोक के धम्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था, ये भी गलत है। अशोक नैतिक शुद्धता पर बल देते थे उनके धम्म में, और उनका जो था कि व्यवहार अच्छा होना चाहिए। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, ये सत्य है। अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था, यह भी सत्य है। अब कुछ प्रश्न है साथियों जो एक वाक्य में उत्तर देना है, तो इसे समझते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। आज कलिंग भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। अशोक के धम्म में निहित अच्छी बात को लिखे, तो अशोक का धम्म जो नैतिक और व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। राजस्व संग्रहकर्ता के क्या कार्य थे? तो राजस्व का वो संग्रह करते थे, कर संग्रह करते थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ज़्यादातर अभिलेख अशोक का जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो सारनाथ से जो लिया गया है, सारनाथ का जो स्तंभ है उसी से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो संगम काल की चर्चा हो रही है। संगम शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से है। दक्षिण भारत के शासक समय समय पर तमिल कवियों की सभा आयोजित करवाते थे। इन कवियों का काम ऐसे साहित्य की रचना करना था जिसमें तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा वाणिज्य एवं शिल्प आदि की जानकारी सभी को मिल सके। इनके द्वारा लिखे गए साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण में 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल एवं चेर के उद्गम और विकास का विवरण प्राप्त होता है। तो संगम काल साहित्य, संगम जो दक्षिण भारत में जो 3 राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य, इसके उद्भव और विकास का वर्णन इस संगम साहित्य से हमें मिलता है। और संगम का जो शब्द था सभा से है। तो उस समय में, उन राजाओं के समय में सभी विद्वान लोग बैठते थे, कवि लोग बैठते थे, तमिल कवियों की सभा होती थी और उस समय के साहित्य पर, तत्कालीन अर्थव्यवस्था पर, व्यापार, वाणिज्य, शिल्प आदि सभी विषय पर वो लोग चर्चा करते थे। तो यही संगम काल कहा जाता है और इससे चोल, चेर और पांड्य राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज को बढ़ाते हुए, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? उस समय वहाँ गृहपति कहा जाता था। समकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो बेल्लार कहा जाता था। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। समकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है पूछ रहा है, इसलिए पुहार है, उदयपुर है, तोंडी है, लेकिन कन्याकुमारी समकालीन व्यापारिक नगर नहीं है। इसके अतिरिक्त बस आगे बढ़ते हैं, इसके जो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो मिनांडर यूनानी शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर, इसका पुराना नाम पुरुषपुर था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव को खाली स्थान को देखते हैं। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश मगध पर शासन किया। इंडो ग्रीक राजा भारत में बैक्ट्रिया से आए थे। सुदर्शन झील की मरम्मत जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, उसका मरम्मत रुद्रदामन ने करवाया था। कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राज्य के संरक्षण प्रदान किया। आप सभी जानते भी है कि चतुर्थ बौद्ध संहति का आयोजन जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। अब यहाँ सुमेलित करने वाली बात है, तो सुमेलित महायान, तो महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिनांडर जो था वो इंडो ग्रीक था। मिनांडर इंडो ग्रीक शासक था, रूलर था। रुद्रदामन शक वंश से संबंध रखते थे। स्तूप सांची में है, आप जानते हैं सांची का स्तूप काफ़ी फेवरेट है। और मिलिंदपन्न एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है मिलिंदपन्न। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ गुप्त वंशावली को दिखाया गया है। तो श्रीगुप्त जिसका शासनकाल समयकाल 240 से 280 ईस्वी तक है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335, समुद्रगुप्त 335 से 375, रामगुप्त 375 से 375 यानी उसी वर्ष उनका शासन समाप्त होता है। उसके बाद चंद्रगुप्त फिर आते हैं 375 से 415, कुमारगुप्त 415 से 455, स्कंदगुप्त 455 से 467। तो इस तरह से आपने गुप्त वंशावली को देखा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। हुनों का साम्राज्य पर्सिया के खेतान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी।
प्रथम हून शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह तोरमान था। चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार नष्ट किए। यह संभवतः शैव धर्म का अनुयायी था। उनके बारे में माना जाता है कि वो पर्सिया के खेतान तक उनका साम्राज्य फैला था। राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। प्रथम हून शासक जिन्होंने भारत की तरफ आया वो तोरमान थे और माना यह भी जाता है कि उसका पुत्र तोरमान, चीनी यात्री कहते हैं कि तोरमान का पुत्र था मिहिरकुल, जो बौद्ध धर्म के प्रति बहुत घृणा का भाव रखता था और कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी कर दिए थे। बौद्ध विहारों को नष्ट करवा दिया गया था। संभवतः ऐसा माना जाता है कि वो शैव धर्म को मानते थे। अब आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। जो गुप्त काल में कुछ महत्वपूर्ण पद था उसके बारे में। कुमारामात्य, ये प्रदेश का गवर्नर को कुमारामात्य कहा जाता था। महासंधि विग्रहिक था। युद्ध एवं शांति का मंत्री और महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था गुप्त काल में। तो साथियों, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो हरिसेन था। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो पुष्यभूति वंश का था। मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? सवाल पूछकर, अर्थात जांच परीक्षा द्वारा। एहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? तो पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है एहोल अभिलेख। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की। यह क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, आप इसे याद रखेंगे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण भाग जहां देवताओं की प्रतिमा रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? तो विष्णु की प्रतिमा है। इनमें सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई? तो ऋग्वेद की रचना हुई। इनमें तमिल साहित्य कौन है? तमिल साहित्य जो है वो शिलापदिकारम है। शिलप्पादिकारम भी उसको लोग बोलते हैं, वो तमिल साहित्य है। देवी चंद्रगुप्तम कुमार संभम मक्षकटिकम ये तमिल साहित्य नहीं है, जबकि शिलप्पादिकारम तमिल साहित्य है। तो साथियों, आज हमने जो SCERT के जो बिहार में जो पढ़ाया जाता है, बिहार के स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में, अतीत से वर्तमान, उन सभी तथ्यों को समेटने की एक वीडियो में समेटने की कोशिश की है। आप सभी से आग्रह है, निवेदन है और विनम्र निवेदन है कि आप सभी से देखिए, 2 बार सुनिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़े और मैं इसी तरह से हर विषयों को इसी तरह से एक एक वीडियो में समेट कर आपके बीच बहुत कम समय में प्रस्तुत करता रहूं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।